हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी का चैप्टर 9 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो हमारे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। अभी हमने पॉलिटी का चैप्टर 8 कंप्लीट किया जो था मूल अधिकार। अब हम आ गए हैं पॉलिटी के चैप्टर 9 में, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाक्यांश। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाक्यांश उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य को नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। ये विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए संवैधानिक अनुदेश या सिफारिशें हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता यानी नोवेल फीचर के रूप में वर्णित किया है। इसमें मूल अधिकारों के साथ साथ संविधान का दर्शन भी समाहित है और यह संविधान की आत्मा है। इसका स्रोत क्या है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो यानी DPSP हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है, जिसने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। यानी आयरलैंड ने भी इसे स्पेन के संविधान से अडॉप्ट किया था। भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से मिलता जुलता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय राजनीति का लक्ष्य। क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय राजनीति का लक्ष्य राजनीतिक लोकतंत्र से अलग सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के रूप में निर्धारित करते हैं। तो ये जो है राजनीति की बात किससे करता है? तो बात करता है मूल अधिकार से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जबकि इसमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है। अब है महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि। ग्रेनविले ऑस्टिन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्लस मूल अधिकार मिलकर क्या बनाता है? संविधान की मूल आत्मा बनाता है। ये किसने कहा है? ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा है कि DPSP और मूल अधिकार दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? संविधान की मूल आत्मा कहलाते हैं। अनुच्छेद 37। यह सिद्धांत देश के शासन के मूल आधार है और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। अब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अपवाद, यानी क्या अपवाद हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद जैसे कि अनुच्छेद 39 का ख और ग को प्रभावी बनाने वाले कानूनों को अनुच्छेद 19 और 19 के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक और शून्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमने मूल अधिकार वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उससे संबंधित जो है अनुच्छेद 39 का ख और अनुच्छेद 39 का ग जो है, अगर उसको प्रभावी बनाना है तो उसको प्रभावी बनाने वाले जो कानून हैं उनको अनुच्छेद 14 और यानी कि समता के अधिकार, विधि के समक्ष समता, और अनुच्छेद 19 यानी कि वाक्य व व्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक या शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। यानी कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 पर इसे वरीयता प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिनर्वा मिल्स केस 1980। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान की मूल संरचना का एक अनिवार्य विशेषता है। ठीक है, अब है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विशेषता, यानी क्या विशेषताएं हैं? तो वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए बहुत व्यापक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम का गठन करते हैं। ये विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए संवैधानिक अनुदेश या सिफारिशें करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, UPSC 2020। राज्य शब्द जो है केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी और कार्यकारी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण तथा देश के अन्य सभी सार्वजनिक प्राधिकरण इसमें शामिल हैं। यानी राज्य शब्द में कौन कौन शामिल है? तो केंद्र और राज्य सरकार के विधायी और कार्यकारी अंग और सभी स्थानीय प्राधिकरण तथा देश के अन्य सभी सार्वजनिक प्राधिकरण। ठीक है, ये राज्य शब्द में शामिल हैं। जो कहता है ना, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, तो राज्य में कौन कौन शामिल था उसकी बात कर रहा था।
अब है नैतिक दायित्व। हालांकि गैर न्याय संगत यानी कि जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, उसका क्रियान्वयन राज्य अधिकारियों का नैतिक दायित्व होता है। किसका? राज्य के अधिकारियों का। ठीक है, नैतिक दायित्व होता है। तो गैर न्याय संगत, ठीक है, उसका क्रियान्वयन किसका है? राज्य अधिकारियों का नैतिक दायित्व है। लेकिन उसके पीछे असली शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनता का मत है। ऑब्वियसली जनता का मत है, तभी तो वो उस स्थिति में विराजमान है जो आप हमारे लिए कानून बना सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं? उसका कार्यान्वयन करवा सकते हैं। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत विधायी और कार्यकारी कार्य पर सीमाएं नहीं हैं, लगाते हैं। राज्य के क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत जो है विधायी और कार्यकारी कार्य पर कोई भी सीमाएं नहीं लगाते हैं। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र यानी कि जो प्रकृति में सकारात्मक है, मूल अधिकार के विपरीत जो प्रकृति में नकारात्मक है। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को क्या करता है? प्रतिस्थापित करता है। किसके? कौन से लोकतंत्र को? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को प्रतिस्थापित करता है यूपीएससी 2015। ये नागरिक के मूल अधिकारों के पूरक हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करके भाग 3 की रिक्तता को भरना है। यानी कि भाग 3 में अगर कोई रिक्ति रह गई है तो उस क्या करना है? तो उसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करके, क्योंकि वो तो राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, मूल अधिकार, और ये क्या करता है? सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करके भाग 3 की रिक्तता को भरना है। नेक्स्ट है सर BN राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार रह चुके हैं। सर BN राव ने सिफारिश की कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए: न्यायालय में विचार योग्य और न्यायालय में गैर विचार योग्य, यानी कि जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल, जिसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने स्वीकार कर लिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है, न कि पुलिस राज्य का। तो ये किस प्रकार का प्रतीक है? कल्याणकारी राज्य का प्रतीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को साकार करना है। न्यायालय में विचार योग्य नहीं है, यानी ये वाद योग्य नहीं है। उल्लंघन या गैर कार्यान्वयन के मामले में इन्हें न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। कहाँ पूछा गया? यूपीएससी 2020 में और 2015 में। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालयों की मदद करते हैं। तो ये क्या है? डीपीएसपी जो है किसी कानून की संवैधानिक वैधता की अगर जांच करना हो और निर्धारण करना हो तो उसमें क्या करता है? डीपीएसपी न्यायालयों की मदद करते हैं। अब है सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व लागू करने के लिए किसी भी कानून को अनुच्छेद 14 और 19 के अनुसार उचित होना चाहिए। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? कि डीपीएसपी के जो तत्व है उसको लागू करने के लिए किसी भी कानून को अनुच्छेद 14 और 19 के अनुसार क्या होना चाहिए? उचित होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रहे अनुच्छेद 19 और 14 और 19 पर वरीयता प्रदान की गई है। किसको? तो अनुच्छेद 39 ख एंड 39 ग को। ठीक है, अब है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन विषय वस्तु के आधार पर इन्हें समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक यानी कि लिबरल इंटेलेक्चुअल में वर्गीकृत किया गया है। तो क्या है समाजवादी? राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाजवाद की विचारधारा को दर्शाते हैं। एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है तथा कल्याणकारी राज्य की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये पूछा गया है यूपीएससी 2020 एंड 2015। अनुच्छेद 38 अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य सामाजिक व्यवस्था में लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और प्रतिष्ठा, सुविधाओं को व अवसरों की असमानता को भी कम करेगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 39
राज्य अपनी नीतियों को सुनिश्चित करने की दिशा में निम्न निर्देशित करेगा। क्या करेगा? तो अपने नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करेगा। ठीक है, तो इतने सारे जो आर्टिकल दिए गए हैं, तो सबसे पहले तो जो डिफाइन किया गया है उसकी बात करते हैं। तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल ये जो डीपीएसपी है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो सबसे पहले ये आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, तो क्या कहता है हमारा आर्टिकल 36? तो आर्टिकल 36 में जो है परिभाषा दी गई है डीपीएसपी की, और 37 में कहा गया है कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, यानी कि अंतर्विष्ट तत्व जो होंगे इस भाग में उसको लागू करना जो है राज्य का कर्तव्य होगा। ध्यान रहे यहाँ कर्तव्य की बात कर रहा है। अब है 38 जो कहता है, वो कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा या फिर बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा। तो राज्य सामाजिक व्यवस्था में लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु कैसा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और प्रतिष्ठा, सुविधाओं व अवसरों की असमानता को भी कम करेगा। ये कहाँ पे लिखा गया? कौन से संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। नेक्स्ट है 39वां अनुच्छेद 39। ये क्या कहता है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। क्या है ये? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। इसमें क्या है कि राज्य अपनी नीतियों को सुनिश्चित करने की दिशा में निम्न निर्देशित करेगा। क्या करेगा? अपने नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित करना कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण का वितरण सर्वोत्तम हो। यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम स्वरूप धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण न हो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2021 में पूछा गया है। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। जबरन दुर्व्यवहार के खिलाफ श्रमिकों, बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण। आर्थिक व्यवस्था के कारण नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु, शक्ति के अनुरूप ना हो। बच्चों के स्वास्थ्य विकास और नैतिक व भौतिक विकास से बचपन तथा युवाओं की सुरक्षा का अवसर। तो ये किस में दिया गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये प्रावधान किए गए हैं। तो 38, 39 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या है कि क्या सुनिश्चित करेगा राज्य? तो नागरिक, पुरुष और महिलाओं के समान रूप से आजीविका का पर्याप्त साधन सुनिश्चित करना है। ठीक है, और समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण जो है, नियंत्रण का वितरण सब सर्वोत्तम होना चाहिए। और आर्थिक प्रणाली के संचालन में क्या होना चाहिए? धन और उत्पादन के साधनों का कोई एक व्यक्ति के पास संकेंद्रण ना हो या कुछ लोगों के पास संकेंद्रण ना हो। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, और जबरन किसी के दुर्व्यवहार के खिलाफ श्रमिकों, बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का संरक्षण। आर्थिक व्यवस्था का फ़ायदा उठाकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जहां उनकी आयु और शक्ति के उनकी आयु और शक्ति के अनुरूप ना हो, और बच्चों के स्वस्थ विकास और नैतिक व भौतिक विकास से बचपन तथा युवाओं की सुरक्षा का अवसर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A क्या कहता है? कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी समान कार्य हेतु समान वेतन। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। किसके तहत? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। उदाहरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। धारा 12, समाज के विभिन्न वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करना। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कुछ दशाओं में कार्य शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार। तो 41 इसमें क्या कह रहा है कि कार्य शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी की स्थिति में सरकारी सहायता का अधिकार, यानी कि
कार्य का अधिकारी पाने का, जैसे मनरेगा, कार्य शिक्षा का अधिकार, और ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर अगर बेरोज़गार हैं, अगर वृद्धावस्था है हमारी, या हम बीमार हैं, तो इस स्थिति में सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। कितना प्रसूति सहायता के तहत कितने सप्ताह का जो है दिया जाता है, छुट्टी दिया जाता है, तो 26 सप्ताह का, यानी लगभग 6 मंथ का दिया जाता है। ठीक है, और वो भी केवल पहले और दूसरे बच्चे के लिए। ठीक है, जबकि 2 बच्चों के बाद अगर जो है ये लीव जो है कम हो जाता है, जैसे कि ओनली 3 माह यानी 12 सप्ताह हो जाता है। ठीक है, तो 42 पढ़ रहे थे हम, कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता यानी मातृत्व राहत का प्रावधान। अनुच्छेद 43 सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी यानी उचित जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों को सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 43 क ये क्या कहता है? ये कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों आदि का यानी कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, जो कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो इसके द्वारा कौन कौन सा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत क्या क्या जोड़ा गया था DPSP में? तो 39 का ए, उसके बाद फिर 43 का ए, और एक अनदर जो जोड़ा गया था वो था 48 का ए। ये 3 अनुच्छेद जोड़े गए थे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? उद्योगों के प्रबंधन और में कर्मकारों की भागीदारी। अनुच्छेद 47 रेस्ट तो इसने छोड़ दिया। इसमें 44 जो है वो कहता है एक समान नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। वहीं 45 कहता है कि प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख यानी कि बालकों की शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, कब कहाँ से कहाँ तक? तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे यानी कि 0 to 6। ठीक है, उसके बाद फिर है 46 कहता है SC ST और अन्य दुर्बल वर्ग के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, कहता है आर्टिकल 46 में। वहीं 47 कहता है कि लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। तो ये दिए गए हैं। बेसिकली इसमें जो बीच में आर्टिकल छूट गए थे वो इसलिए छूट गए थे क्योंकि वो समाजवादी जो है 3 भाग में बांटा गया है ना, समाजवादी और गांधीवादी और उदार बौद्धिक। तो वो समाजवादी विचारों के तहत जो आर्टिकल जोड़े गए हैं उसकी बात कर रहा था, हमने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक है, तो समाजवाद के तहत कौन कौन से दिए गए आर्टिकल मौजूद है? आर्टिकल 38, 39, आर्टिकल 39 क, 41, 42, 43, 43A एंड 47। ठीक है, मैं आपको एक साथ लिख के अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं यहाँ आपको मेंशन कर देती हूँ। इट वुड बी इजी फॉर यू कि आप फिर उसको समझ पाएंगे। 3 पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। देखिए, सपोज दैट मैं पहला लिखती हूँ समाजवादी। इसे 3 भाग में बांटा गया है ना, तो पहला क्या है? समाजवादी, और दूसरा क्या है? गांधीवादी, जो भी हम पढ़ेंगे, और द थर्ड वन इज उदार बौद्धिक। उदार बौद्धिक। ठीक है, इसमें जो आर्टिकल रखे गए हैं समाजवादी में, इसमें है आर्टिकल 38। जो बात पहले मैं आर्टिकल को सारी लिख देती हूँ, फिर मैं आपको डिफाइन कर दूंगी। तो पहला है आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43 का A एंड 47। ये जो है समाजवादी के तहत आर्टिकल समाहित किए गए हैं। नेक्स्ट है गांधीवादी।
गांधीवादी के तहत जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। वहीं अगर मैं उदार बौद्धिक की बात करूं तो इसमें दिए गए जो आर्टिकल हैं वो है आर्टिकल 44, 45, 48 एंड 48 का ए एंड 49 एंड 50 एंड 51। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस प्रकार से आर्टिकल को 3 पार्ट में डीपीएसपी के जो आर्टिकल हैं 32, 36 से 51 तक उसको डिवाइड किया गया है उनकी प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तो आर्टिकल 38 जो है वो क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा। 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। वहीं 39 का एक कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम सहायता और शिक्षा यानी काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 42 जो है वो कहता है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता की बात करता है। आर्टिकल 343A जो है वो बात करता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी जैसे कि मनरेगा आदि। एंड आर्टिकल 47 कहता है पोषाहार अथवा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या करेगा? लोक स्वास्थ्य में का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। नेक्स्ट है गांधीवादी विचारों के तहत कौन है? तो सबसे पहले ग्राम पंचायतों का गठन, जो कि गांधी जी का एक सपना रहता था है, तो उसी को साकार किया गया है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन। एंड आर्टिकल जो 43 है वो कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। सॉरी, यहाँ 43A था, वेरी सॉरी। यहाँ पे 43A जो है वो कहता है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, और यही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कौन कौन जोड़ा गया था? 43A। एंड यहाँ उदार बौद्धिक में जो है वो 48A जोड़ा गया था। यहाँ पे हाँ 48A यहाँ, तो ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। और इवन एक और 39 का ए, ये इन तीनों आर्टिकल्स को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है 1976 में। तो गांधीवादी प्रकृति को हम पढ़ रहे थे। 43 कहता है उद्योगों के कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। ठीक है। एंड 43 का बी क्या कहता है? सरकारी समितियों का उन्नयन। एंड 46 क्या कहता है? ये कहता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अगेन 47 कहता है, क्या कहता है 47? वो सहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। वहीं 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन, जो कि महात्मा गांधी का सपना था। ठीक है, यह सहकारी समितियाँ। अब हम पढ़ रहे हैं उदार बौद्धिक। उदार बौद्धिक क्या कहता है? तो नागरिकों के लिए आर्टिकल 44 एक समान सिविल संहिता। वही 45 कहता है प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के शिक्षा का प्रावधान 0 से 6 वर्ष तक के लिए। आर्टिकल 48 कहते हैं कृषि एवं पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48 का एक कहता है क्या? पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। और 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी 50-50। एंड आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अभिवृद्धि का प्रयास। ठीक है, कौन करेगा? राज्य। तो इस प्रकार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मूव करते हैं हम आगे की ओर। अब है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। धारा 12
निःशुल्क विधिक सेवाएं यानी अनुच्छेद 39 का क, यह महिलाओं और बच्चों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते समय अन्य पिछड़े वर्गों का उल्लेख नहीं करता है। औद्योगिक कामगारों, सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार, दिव्यांग व्यक्तियों, हिरासत में लिए गए व्यक्तियों, ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1 लाख या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है, मानव तस्करी के पीड़ित व्यक्ति या भिखारी, ट्रांसजेंडर के लिए आय की सीमा 2 लाख रुपए और वरिष्ठ नागरिक यानी सभी वरिष्ठ नागरिक निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए पात्र नहीं है। यह संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों पर निर्भर करता है जो आय सीमा निर्धारित कर सकते हैं के लिए उपलब्ध हैं। ध्यान रहे ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो क्या कह रहा है कि धारा जो 12 है वो निःशुल्क विधिक सेवाएं करता है। तो किसके लिए ये निःशुल्क विधिक सेवाएं, जो अनुच्छेद 39 का क कहता है ना कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, तो ये किसके लिए कह रहा है? तो महिला और बच्चों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों, ठीक है, और औद्योगिक कामगारों, महिलाओं, बच्चा, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों, औद्योगिक कामगारों, सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार, दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में ले गए व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय जो है कितनी है 1 लाख रुपए या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से, कोई भी जो राज्य सरकार सीमा निर्धारित की उससे अधिक नहीं है, मानव तस्करी के पीड़ित व्यक्ति या भिखारी, और ट्रांसजेंडर के लिए यह आय सीमा ट्रांसजेंडर के लिए कितना है 2 लाख रुपए है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। सभी वरिष्ठ ध्यान रहे सभी वरिष्ठ नागरिक निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए पात्र नहीं हुए, इसमें सभी पात्र नहीं है, ध्यान रहे। और एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट वहाँ रखा गया था। तो थर्ड स्टेटमेंट वो था कि सभी वरिष्ठ नागरिक निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए पात्र हैं, तो ये इनकरेक्ट था वहाँ पे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ते हैं गांधीवादी। गांधीवादी विचारधारा पर आधारित ये राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान गांधी जी द्वारा प्रतिपादित पुनर्निर्माण के कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करना, उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करना। तो ये ग्राम पंचायत के तहत कितने कार्यों की सूची प्रदान की गई है? 29 कार्यों की सूची ग्राम पंचायत को प्रदान की गई है। वहीं नगर पालिका को 18 कार्यों की सूची प्रदान की गई है। अब है ये पूछा गया यूपीएससी 2012 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायतों को संवैधानिक मान्यता, इसके तहत भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई है। अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत एवं सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ठीक है। 43 में क्या कह रहा है कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। और 43 ख क्या कहता है? सरकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। किसके तहत? तो यह वेरी इंपॉर्टेंट 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2011 में किया गया था, 97वां 97th संविधान संशोधन, इसमें सहकारी समितियों के उन्नयन की बात की गई है या गठन के। आर्टिकल 46 राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्ग के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षण प्रदान करेगा। आर्टिकल 47 औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाता है। कौन से? नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर, यहाँ पे औषधि को छोड़कर, औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर, अगर उसका कोई औषधीय उद्देश्य है तो दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। आर्टिकल 48 गायों व बछड़ों तथा अन्य दुधारू एवं भारवाहक पशुओं के वध पर रोक लगाना और उनकी नस्लों में सुधार करना। अब हम पढ़ते हैं उदार बौद्धिक। उदार बौद्धिक में क्या है? उदारवाद की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 44 पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना। शाहबानो केस 1985, शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि एक समान नागरिक संहिता परस्पर विरोधी विचारधारा वाले कानूनों के प्रति असमान निष्ठाओं को हटाकर राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य में मदद करेगी।
अनुच्छेद 45 प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख, सॉरी यहाँ पे 6 से 14 वर्ष की आयु की बात कर रहा है, सॉरी, इससे पहले हमने 0 to 6 बताया था आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो यहाँ पे कहाँ से 6 से 14 वर्ष की आयु की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं ही सही थी, एक्चुअली आर्टिकल 45 में 6 से 14 वर्ष की आयु की बात नहीं कर रहा है, बल्कि प्रारंभिक शैशवावस्था यानी 0 से 6 वर्ष की आयु की ही बात कर रहा है, ठीक है। इसमें कह रहा है, और ये जो बात कर रहा है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो प्रदान किया गया था, ये मूल अधिकार में प्रदान किया गया था, ठीक है। ये हमने बिहार एक्ट में देखा, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की 0 से 6 वर्ष एग्जैक्टली के बालकों की शिक्षा का प्रावधान। राज्य प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और सभी बालकों को उस समय तक कि जब तक कि वे 6 वर्ष की आयु पूरी ना कर लें शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा, ठीक है। जबकि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2002 में लागू हुआ था वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए लागू किया गया था। कहाँ पे कानून बनाया, जो 2010 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था, ठीक है। तो ये कहाँ पर था, मूल अधिकार में, ओके। तो ये भी इस मायने में यहाँ पे सही है, बट ये इनके अपने आधार हैं। नोट, संविधान के निम्नलिखित प्रावधान शिक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची और 7वीं अनुसूची पर प्रभाव डालते हैं। अब है आर्टिकल 48, आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि तथा पशुपालन को व्यवस्थित करना। आर्टिकल 48A, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा किसके तहत जोड़ा गया था, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। नेक्स्ट है आर्टिकल 49, कलात्मक अथवा ऐतिहासिक रुचि वाले स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं की रक्षा करें जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। आर्टिकल 50, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधि दायित्वों का सम्मान करना तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को प्रोत्साहित करना। यूपीएससी 2014। अब है नए निर्देशक तत्व संशोधन जो 42वें संविधान संशोधन के 1976 के तहत जोड़ा गया। इसमें है अनुच्छेद 39 का च, अनुच्छेद 39 क, 43 क, 48 का जोड़ा गया। तो हमने बताया था 39 का ए, 43 का ए एंड 48 का ए। इसके अलावा अनुच्छेद 39 का च जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के ने 5 विषयों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य सूची से इसे संवर्ती सूची में डाल दिया गया। कौन कौन सा? शिक्षा, वन, तौल और माप, वन तथा वन जीवों तथा पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसके तहत अनुच्छेद 38 का 2 जोड़ा गया जो आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करना, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को भी कम करना। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 जोड़ा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें अनुच्छेद 45 जोड़ा गया। इस संशोधन ने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार बना दिया। ओके, तो जो प्रारंभिक शिक्षा थी, वेरी इंपॉर्टेंट हियर, आपको यहाँ समझना पड़ेगा ताकि ऊपर की चीज़ें क्लैरिफाई हो जाए। तो वहाँ पे ये था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। यहाँ पे क्या किया गया कि जो प्रारंभिक शिक्षा थी, जो 0 से 6 वर्ष की बात कर रहा था, है ना, उसको क्या किया गया 2002 में अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार बना दिया गया कि वो फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना। तो उसकी विषय वस्तु को बदल कर अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे 6 से 14 वर्ष की आयु कर दी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ऊपर वाला सही था, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से 14 वर्ष की आयु कर दी गई है। ओके,
तो यहाँ पे क्या किया गया, प्रारंभिक शिक्षा जो थी 0 से 6 वर्ष की जो बात की गई थी, अब ये क्या हो गया है, ये मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 क के तहत इसे शामिल कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 का 57वां यानी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो अनुच्छेद 43 ख जोड़ा गया। इसमें सहकारी समितियों के गठन, क्रियान्वयन और प्रबंधन को बढ़ावा देना। अब ये भाग 4 के बाहर के निर्देश क्या क्या हैं, तो अनुच्छेद जो है भाग 16 में अनुच्छेद 355 है, वो कहता है कि सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 350 ए भाग 17 कहता है मातृभाषा में शिक्षा। अनुच्छेद 351 भाग 17 कहता है हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का महत्व या सार्थकता। मूल अधिकारों के पूरक हैं कौन, डीपीएसपी। घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करते हैं। मूल अधिकारों के पूर्ण और उचित उपभोग के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। विपक्ष को सरकार के संचालन पर प्रभाव और नियंत्रण रखने में मदद करते हैं। सरकार के कार्य निष्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कसौटी के साथ साथ एक साझा राजनीतिक घोषणा पत्र के रूप में कार्य करते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच अंतर, तो ये कौन कौन से हैं, मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद, परिभाषा, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। परिभाषा क्या है, तो व्यक्तियों को गारंटीकृत करता है। ये मुख्यमंत्री से संबंधित अनुच्छेद की बात कर रहा है। और ये जो है मौलिक कर्तव्य क्या करता है, नागरिकों के उत्तरदायित्व की बात करता है, जबकि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात, यानी राज्य के शासन के लिए दिशा निर्देश जारी करता है, गाइडलाइंस जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद जो है ये मौलिक अधिकार, एक्चुअली यहाँ पे मौलिक अधिकार है ये 12 से 35 तक वर्णित है, जबकि मौलिक कर्तव्य 51A में वर्णित है, जबकि डीपीएसपी 36 से 51 में वर्णित है। मौलिक अधिकार जो है वो इसकी प्रकृति क्या है, न्याय संगत, न्यायालय में लागू करने योग्य है, जबकि मौलिक कर्तव्य न्याय संगत नहीं है, न्यायालय में भी लागू नहीं होता। इसी प्रकार डीपीएसपी भी न्याय संगत नहीं है और राज्य का ये क्या करते हैं, राज्य नीति का मार्गदर्शन करता है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। वही मौलिक कर्तव्य जो है नागरिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है और नीति निर्देशक तत्व जो है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, जबकि मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यहाँ पे मूल अधिकार लिख देती हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। नेक्स्ट है इसका प्रवर्तन, यानी मौलिक अधिकार का प्रवर्तन जो है स्वतः लागू होने योग्य है। न्यायालय कानूनों को अमान्य कर सकता है। अनुच्छेद 32 और 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और मौलिक कर्तव्य जो है स्वैच्छिक अनुपालन के लिए विशेष कानूनों की आवश्यकता होती है। वहीं डीपीएसपी के लिए भी कानून बनाने की आवश्यकता है, स्वचालित रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसमें प्रतिबंध क्या है, तो मौलिक अधिकारों पर कानूनी प्रतिबंध, व्यक्तिगत कल्याण पर ध्यान, कोई कानूनी और मौलिक कर्तव्य में क्या है, तो कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, जबकि मूल अधिकार में कानूनी प्रतिबंध हैं और व्यक्तिगत कल्याण पर ध्यान देता है ये। और मौलिक कर्तव्य पर कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है और यह केवल एकमात्र कर्तव्य है। वहीं डीपीएसपी नैतिक प्रतिबंध है, सामुदायिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने की बात करता है। अब है संशोधन किसका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मौलिक अधिकार, यानी कि मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य और यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो क्या मूल अधिकार में संशोधित किया जा सकता है, तो संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल संरचना में नहीं। ठीक है, यहाँ पे मूल संरचना वाला तत्व लागू होगा, यानी और ये किसके तहत, तो अनुच्छेद 368 के तहत। मौलिक कर्तव्य जो है इसमें मूल संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, डीपीएसपी सामाजिक आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकार की उत्पत्ति कहाँ से हुई, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य सोवियत संविधान से और डीपीएसपी आयरिश संविधान से ले गया, और आयरिश संविधान ने इसे कहाँ से लिया, स्पेन के संविधान से। ठीक है,
वहाँ से लिया था आयरिश संविधान ने। नेक्स्ट है राज्य की भूमिका क्या है, तो मूल अधिकार राज्य की कार्रवाई को प्रतिबंधित करता है, ठीक है, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है कुछ भी भूमिका नहीं है, और डीपीएसपी राज्य कार्रवाई का निर्देश देता है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा, यानी फंडामेंटल राइट्स जो है इसका उल्लंघन करने वाले कानूनों को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, जबकि मौलिक कर्तव्य जो है न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है, और डीपीएसपी जो है न्यायालय कानूनों को असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकती है, ठीक है। अब मूल अधिकार और राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव, यानी किस स्थिति में इसके बीच टकराव होता है, तो वाद क्या है, चंपकम दोराई रासन केस 1951। उच्चतम न्यायालय की क्या राय थी इसमें, यदि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच कोई टकराव होता है तो मूल अधिकार अभिभावी यानी कि प्रिवेल होगा। संविधान संशोधन अधिनियम बनाकर संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, क्या करके, तो संविधान संशोधन अधिनियम बना के, यानी आर्टिकल 368 के तहत जो हमने ऊपर देखा, ठीक है। ध्यान रहे यहाँ पे मूल संरचना का सिद्धांत लागू होगा। नेक्स्ट है गोलकनाथ केस 1967। संसद किसी भी मूल अधिकार को नहीं छीन सकती क्योंकि वे अनुल्लंघनीय यानी कि सैक्रोसैंक्ट हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी। पहले तो कहा था कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, अब यहाँ पे कहा था कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर आया 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। संसद के पास संविधान संशोधन अधिनियमित करके किसी भी मूल अधिकार को वापस देने की शक्ति है। अनुच्छेद 31 का गौ जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 39 का ख, अनुच्छेद 39 का गौ के क्रियान्वयन के लिए यदि कोई कानून अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है तो वह शून्य नहीं होगा, यानी इस पर वरीयता दी गई डीपीएसपी को। ऐसे कानूनों पर न्यायालयों में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। फिर आया केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें अनुच्छेद 31 का गौ के दूसरे प्रावधान को अवैध को घोषित कर दिया गया, यानी अनुच्छेद 31 के गौ के दूसरे प्रावधान को, और न्यायिक समीक्षा कहा, और क्या कहा कि न्यायिक समीक्षा जो है मूल संरचना का भाग है, तो इसमें भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब आया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, जिसमें किसी भी नीति निर्देशक तत्व के कार्यान्वयन के लिए बनाया गया कोई भी कानून यदि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करता है तो वह शून्य नहीं होगा, यानी कि वरीयता दी गई इस पर। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्रधानता प्रदान की गई, वेरी इंपॉर्टेंट, डीपीएसपी को प्रधानता प्रदान की गई है अनुच्छेद 14 और 19 पर, ठीक है। नेक्स्ट है मिनर्वा मिल्स केस। तो मिनर्वा मिल्स केस में क्या हुआ है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मूल अधिकार पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व की प्रधानता को क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। मूल अधिकार पर जो राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी की जो प्रधानता दी गई थी उसे क्या कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। और इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत का संविधान मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच क्या है, संतुलन की आधारशिला पर स्थापित किया गया है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समन्वय और सामंजस्य यानी संतुलन की आधारशिला की बात कहें। वर्तमान में क्या स्थिति है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी इस स्थिति को समझना है। तो वर्तमान स्थिति के अनुसार जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझने हैं कि मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर सर्वोच्चता प्राप्त है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात हो तो उस पर मूल अधिकार ही सर्वोच्च है, ठीक है। किसको सर्वोच्चता प्राप्त है, तो मूल अधिकारों को। हालांकि संसद निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक कि संशोधन संविधान की मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाती या नष्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यानी तो कहने का सेंस है कि अभी वर्तमान स्थिति यह है कि मूल अधिकार को ही डीपीएसपी पे ज़्यादा वरीयता प्राप्त है, यानी मूल अधिकार को ज़्यादा वरीयता प्रदान की गई है डीपीएसपी पे। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना है, या संसद जो है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए क्या कर सकती है, मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि यहाँ पे जो है संविधान संशोधन की मूल संरचना को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, है ना। तो इसके आधार पर ही इसको किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने डीपीएसपी का चैप्टर ख़त्म कर लिया। आई होप यू लाइक दैट एंड यू एंजॉयड एज वेल। सो फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे कल एक नए टॉपिक की ओर। कल का हमारा नया टॉपिक होगा
मौलिक कर्तव्य। तो हम कल मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे जो भाग 4 में अनुच्छेद 51 क में वर्णित है। वेरी गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।